रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई जी। आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। पिछली क्लास में आपको अगर याद हो, हमने फोरियर सीरीज पढ़ी थी ऑफ डिस्क्रीट सीक्वेंसेस, और फिर फोरियर सीरीज से हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सीक्वेंस जो है उनकी एग्जिस्टेंस की बात की थी। हमने कहा था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो पीरियोडिक सीक्वेंसेस के लिए एग्जिस्ट करता है। सिर्फ उसमें यह है कि आपके पास जो फोरियर सीरीज में हमारे पास स्टेम्स आते हैं उनको हम रिप्लेस कर लेते हैं इम्पल्सिस के साथ, और इम्पल्स का वेट जो है वो 2 पाई/n के साथ वो हो जाता है, स्केल हो जाता है। ठीक है। और ये प्रूव किया था कि सीक्वेंस अगर हमारे पास फाइनाइट ड्यूरेशन का हो तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, और अगर उस फाइनाइट ड्यूरेशन के फोरियर ट्रांसफॉर्म सीक्वेंस को हम रिपीट करें बार बार, यानी जो हमने उसकी फाइनाइट लेंथ ली थी उसी लेंथ से, तो हम एक पीरियोडिक सीक्वेंस बना सकते हैं। और उस पीरियोडिक सीक्वेंस की फोरियर सीरीज उस जो हमारे पास फाइनाइट ड्यूरेशन का सीक्वेंस है उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म से इस लिहाज से मिलती जुलती है कि फोरियर सीरीज इसी तरह है जैसे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म के आप इक्वली स्पेस्ड सैंपल्स ले लें। यानी इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर एक सीक्वेंस है और वो फाइनाइट ड्यूरेशन का है, तो आप देखेंगे कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और यही फोरियर ट्रांसफॉर्म अपने आप को बार बार रिपीट करता है, रेपिटेटिव होता है। आपके पास ये फोरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई के इंटरवल में यूनिक है पीरियोडिक सीक्वेंस का। तो अगर आप इस सीक्वेंस को बार बार रिपीट करें, यानी आप ये कहें कि ये सीक्वेंस जो है इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ इन सच अ मैनर, यहाँ पे बीच में आप दे दें, मैंने आपको बताया जीरो पैडिंग है, आप कितने जीरोस देते हैं। तो ये ऐसे ही है कि अगर मैं इस सीक्वेंस की, जो कि अब मैंने ये सीक्वेंस जो लिया था, ये इसकी मैंने पीरियोडिसिटी की, इसको बार बार रिपीट किया और पीरियोडिक सीक्वेंस बना दिया, तो पीरियोडिक होने की वजह से इसकी फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करेंगी। तो वो फोरियर सीरीज जो है वो बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे कि ये पीरियोडिक सीक्वेंस का ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म था नॉन पीरियोडिक का, उसको मैं सैंपल कर लूँ, जितने अब आपने जीरोस दिए। अब ये सैंपल्स कितने कितने इंटरवल्स के ऊपर होंगे, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपने इस सीक्वेंस की टोटल लेंथ कितनी ली। आप इसकी जितनी भी लेंथ ले लेंगे n, उतना ही हमारे पास जो इसका पीरियोडिक सिग्नल होगा उसमें उतने ही ज्यादा हमें कोफिशिएंट्स मिलेंगे, क्योंकि हमने यही कहा था कि अगर एक सीक्वेंस पीरियोडिक है विद अ पीरियड n, तो उसके नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स जो है फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स वो भी हमें n ही मिलते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि अगर एक सीक्वेंस पीरियोडिक है और उसका पीरियड कैपिटल N है, तो उसके नंबर ऑफ फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स जो हमें मिलेंगे वो भी कैपिटल N ही होंगे। ठीक है। तो यहाँ से अब हम फोरियर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है उसको जरा दोबारा से देखते हैं। कहता क्या है, पढ़ लेते हैं। कंसिडर एन पीरियोडिक सीक्वेंस विद द फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एन हैज अ डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ई रेज़ टू पावर j। ठीक है जी। आपके पास एक सीक्वेंस है एक्स ऑफ एन और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है दैट इज इक्वल टू एक्स ऑफ ई रेज़ टू पावर j ओमेगा। Assume that a sequence is obtained by sampling the DTFT। अब आपके पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने लिया था, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन की मैं बात कर रही हूँ। ये जो सैम्पलिंग कह रहा है ना, द सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय सैम्पलिंग द DTFT, इट इज सैम्पलिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म, नॉट सम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इन टाइम डोमेन। ठीक है, दिस इज द सैम्पलिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्म। तो वो कहते हैं कि एक्सक्यूज मी, एक्स ऑफ ई रेज़ टू पावर j ओमेगा के आप अगर सैंपल्स लें, यू सैंपल दिस थिंग। ठीक है। तो आपके पास क्योंकि एक्स ऑफ ई रेज़ टू पावर j ओमेगा, जब आप बात करते हैं डिस्क्रीट डोमेन की, तो एक्स ऑफ ई रेज़ टू पावर j ओमेगा पीरियोडिक होता है विद अ पीरियड ऑफ 2 पाई। जब आप इसके सैंपल्स लेंगे तो आपके पास एक सैम्पलिंग के बाद एक फ्रीक्वेंसी डोमेन में
ठीक है, नॉट इन टाइम डोमेन बट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपके पास एक पीरियोडिक सीक्वेंस आएगा कैपिटल एक्स टिल्ड ऑफ के विच इज इक्वल टू एक्स ऑफ ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा सैंपल्ड एट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर एन इंटू के, और के जो है दैट इज फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 अप टिल एन। ठीक है, के की वैल्यू जो है वो आपके पास एन वैल्यूज आपके पास आती हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास x tilde of k is equal to x of e raised to power j 2 pi over n into k. Since the dt of t is periodic, resulting sequence is also periodic. ठीक है जी, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि क्योंकि आपके पास x of e raised to power j ओमेगा जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है किसी भी सीक्वेंस का, जो कि सीक्वेंस पीरियोडिक नहीं है लेकिन उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक है, तो हम ये कह सकते हैं कि आप x टिल्डा ऑफ के ऐसे ही है जैसे कि आप z ट्रांसफॉर्म जो है उसको आप इवेल्युएट करें एट z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर j टू ई रेज टू पावर 2 पाई ओवर n इंटू के। तो आपके पास ई रेज टू पावर z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर j थीटा, तो आप यहाँ पर आपके पास थीटा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर n इंटू के, यानी एंगुलरली आप z ट्रांसफॉर्म को, ये आपके पास z ट्रांसफॉर्म है, इसको यूनिट सर्कल पे r जो है वो मान लिया हुआ है और z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2 पाई ओवर n के। तो आपके पास z ट्रांसफॉर्म को अगर आप सैंपल करें तो ये इक्वली स्पेस्ड सैंपल्स हैं आपके पास, ठीक है जी। और हर सैंपल जो है वो कितने एंगल पर है, ये एंगल कितना होगा 2 पाई ओवर n का एंगल होगा जिस पे कि आप इसकी सैंपलिंग कर रहे हैं। The sampling points are shown in figure and could be the discrete Fourier series of a sequence। ये जो सामने आपको तस्वीर नजर आ रही है इसमें इसने यही किया हुआ है कि आपके पास z ट्रांसफॉर्म यहाँ पे प्लॉटेड है और z ट्रांसफॉर्म जो है उसमें हम उसकी सैम्पलिंग कर रहे हैं और सैम्पलिंग करके उसको जो है वो सैम्पलिंग में एंगुलर डिस्टेंस जो है वो कितना है 2 पाई ओवर n। तो 2 पाई ओवर n अगर आप यहाँ पर सैंपल्स दे रहे हैं तो आप टोटली n सैंपल्स ले सकते हैं ओवर एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 2 पाई। सर्कल का टोटल डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है 2 पाई। तो अगर आप हर दो सैंपल्स के बीच में एंगुलर डिस्टेंस 2 पाई ओवर n है तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स आपके पास कितने होंगे n। तो वो कहता है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस एक्स टिल्ड ऑफ एन आपके पास आएगा क्योंकि ये उसके फोरियर कोफिशिएंट्स अगर एक्स टिल्ड ऑफ के हैं जो कि आप बना रहे हैं तो आपके पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस आएगा वो पीरियोडिक होगा। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से सैंपल्स लेके बनाऊं और उस पीरियोडिक सिग्नल की जो एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू द वन दैट इज गिवन हियर। ठीक है, तो शुरू क्या किया था हमने, शुरू किया था x ऑफ n से विच वाज नॉट पीरियोडिक और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म था x ऑफ ई रेज़ टू पावर j ओमेगा। और फिर हमने कहा कि x ऑफ ई रेज़ टू पावर j ओमेगा को सैंपल कर लें, n सैंपल्स ले लें। तो n सैंपल्स लेना ऐसे ही है जैसे कि आपके पास x ऑफ ई रेज़ टू पावर j ओमेगा जो है उसका अगर हम z ट्रांसफॉर्म लें, अगर किसी सीक्वेंस का x ऑफ ई रेज़ टू पावर j ओमेगा एग्जिस्ट करता है तो उसका z ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करता है। तो आप उसका z ट्रांसफॉर्म जो है वो ले लीजिए और z ट्रांसफॉर्म के एंगुलर आप इतने सैंपल्स ले लें जो कि आपने n का नंबर चूज किया है। देखिए यहाँ पर हम पीरियोडिक सिग्नल से बात शुरू नहीं कर रहे हैं, हम बात शुरू कर रहे हैं ए पीरियोडिक सिग्नल से, अ सिग्नल दैट इज नॉट पीरियोडिक, बल्कि और सिग्नल की लेंथ भी हम नहीं कह रहे कि n है, हम ये कह रहे हैं कि कैपिटल N जो है ना इट्स अ नंबर ऑफ आवर चॉइस। हम खुद इस नंबर को चूज करें कि ये क्या होगा और फिर आप जो है आप उस नंबर को लेके अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म जो सिग्नल का है आपके पास x ऑफ n का विच इज कंटिन्यूअस, उसके आप सैंपल्स ले लें और n सैंपल्स ले लें। तो उन n सैंपल्स को आप इस तरह ट्रीट कर सकते हैं कि जैसे कि ये फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स हैं। फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स यही होते हैं ना, तो उससे आपके पास फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स x टिल्ड ऑफ के आ जाएंगे और आप उन कोफिशिएंट्स की मदद से एक पीरियोडिक सीक्वेंस x टिल्ड ऑफ n बिल्ड कर सकते हैं जो कि ये सामने आपके लिखा हुआ है, जो कि टिपिकल फोरियर सीरीज और फोरियर कोफिशिएंट्स की सिंथेसिस करने की इक्वेशंस थी। हमने पीछे ये फोरियर सीरीज की सिंथेसिस इक्वेशन पढ़ी थी जो ये सामने लिखी हुई है आपके। एक मिनट होल्ड कीजिए।
ठीक है जी। The only assumption made on the sequence is that the DTFT exist. अब यहाँ पर जितना भी पीछे हमने सारे का सारा मैथ्स किया, उसमें हमने सिर्फ एक बात कही कि एक्स ऑफ एन का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो एक्स ऑफ ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा है। तो आपकी यहाँ पर सिर्फ एक assumption है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है इट शुड एग्जिस्ट, ठीक है। और एक्स ऑफ ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा, ये आपको पता है, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म जब हम फाइंड करते हैं, so this is x of e raised to power j omega. This is how you calculate x of e raised to power j omega. और x tilde of k जो है वो आपके पास, ये आपने x of e raised to power j omega को कहा था कि इसके हम सैंपल्स ले रहे हैं, यानी ओमेगा की जगह 2 पाई ओवर n ओवर k, 2 पाई ओवर n k। तो वो कहता है कि इससे आपके पास जो x ऑफ n आता है वो ये हमने अभी तक ये चीज जो है ये हमने पढ़ी, हमने कहा इससे हम x tilde ऑफ n जो है बिल्ड कर सकते हैं। अब अगर आप इक्वेशन में वैल्यू डाल लेते हैं x ऑफ n की जगह x ऑफ n की, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये दिस वन, ठीक है, ये ठीक है। इक्वेशन में आप वैल्यू डाल लीजिए और आपके पास x tilde ऑफ n की क्योंकि वैल्यू आ गई, ये देख लीजिए, ये आपके पास एक्स टिल्डा ऑफ के था, ये आपने यहाँ पर डाल लिया। तो आपके पास लेट मी जस्ट, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक्स टिल्डा ऑफ के है, यहाँ पर मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, और ये इसकी वैल्यू है, और वो कहता है कि x tilde of k is obtained by x of e raised to power j 2 pi over n into k, ये इसका एक्सप्रेशन है। लेकिन वो एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि इस चीज को सैंपल किया गया आपके पास ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर n इंटू के पे, ठीक है जी। तो बेसिकली तो x ऑफ e raised to power j ओमेगा की ये वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू जो मैं सर्कल में इस वक्त बना रही हूँ। इसमें इसका मतलब ये है कि इस ओमेगा को रिप्लेस करो 2 पाई ओवर n इंटू के से। जब आप रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये जो नीचे इसने बनाया हुआ है। तो दैट्स व्हाट ही हैज डन, कि ये जो आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम अगर मैं इक्वेशन 1 लिख दूं, तो इस इक्वेशन 1 में इसने इक्वेशन, ये जो ये एस्टेरिक वाली इक्वेशन है जिस पर मैंने सर्कल लगाया है, उस इक्वेशन में ओमेगा को e रेज़ टू पावर यानी ओमेगा को 2 पाई ओवर n के साथ, 2 पाई ओवर n इनटू k के साथ उसने रिप्लेस करके इस इक्वेशन में डाल दिया है, ठीक है। दैट्स व्हाट दे हैव डन। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि एक्स ऑफ जो इक्वेशन में क्योंकि समेशंस हो रही हैं दो दफा, एक दफा विद रिस्पेक्ट टू के, एक दफा विद रिस्पेक्ट टू एम, और समेशन आपको पता है इट इज अ लीनियर ऑपरेशन, तो उसने इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लिया है, ठीक है। तो उसने कहा विद रिस्पेक्ट टू एम जो है वो पहले कर लो और विद रिस्पेक्ट टू के जो है वो बाद में कर लो। तो यहाँ पे जो है वो आपने एम के आप बाहर ले गए, सिंस एक्स ऑफ एम हैज गॉट नथिंग टू डू विद के, तो आपका x of m भी बाहर चला गया। 1 over n was a constant, you can put it anywhere that you like within the summation, ठीक है, ये constant है। लीनियर ऑपरेशंस में आप कांस्टेंट को बड़े आराम से इधर उधर हिला सकते हैं। तो ये आपके पास जो इक्वेशन आई है, ये ये आपके पास क्या है, दिस इज द, ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है, ये जो चीज आ रही है ये क्या है, ये एक इम्पल्स, शिफ्टेड इम्पल्स का हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म है। तो जब आपने सिंथेसिस इक्वेशन लगाई तो ये सिंथेसिस इक्वेशन हो गई। शिफ्टेड इम्पल्स का यही होता है ना कि आपके पास शिफ्टेड इम्पल्स जो है, इम्पल्स ट्रेन का जब आप फोरियर सीरीज मालूम करते हैं तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आता है। हर फोरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वो 1 होती है। तो 1 से हर चीज मल्टीप्लाई हो रही है, और e रेज़ टू पावर j 2 पाई ओवर n इंटू के n माइनस m जो है वो आपके पास, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो पल्स ट्रेन थी वो शिफ्टेड है n माइनस m से। तो बेसिकली आपके पास जो एक्सप्रेशन आता है x tilde ऑफ n का वो ये है। This is it. X of m multiplied by pulse train, x of m। अब आपके पास जो सीक्वेंस था वो नॉन पीरियोडिक सीक्वेंस का यहाँ पर 100% जिक्र हो रहा है। तो नॉन पीरियोडिक सीक्वेंस
multiplied with the pulse train from is equal to minus infinity to infinity. Term in the parenthesis is p of n minus m. जो आपके पास पल्स ट्रेन में आपको कह रही हूँ वो आपके पास इसका मतलब है दैट इज इक्वल टू r इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ n माइनस m माइनस आर एन. ये जो चीज़ है ना, ये आपको अगर ख्याल हो पिछले लेक्चर में हमने ये पल्स ट्रेन जो है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया था. ठीक है जी. डेल्टा ऑफ n माइनस आर एन का किया था तो आपके पास यहाँ पर n आ रहा था. आप n माइनस m माइनस आर एन का करेंगे तो आपके पास यहाँ n माइनस m आ जाएगा. ठीक है जी. सो दिस इज इट कि आपके पास, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन और ये सारा काम ये भी हम पीछे कर चुके हैं, ये पल्स ट्रेन से कन्वॉल्व होने वाला. तो इसका मतलब ये है कि हमने बेसिकली जो पीरियोडिक सिग्नल ऑब्टेन किया वो ऐसे था कि हमने जो हमारे पास नॉन पीरियोडिक सिग्नल था, क्योंकि ये आपके पास ये पल्स ट्रेन आ रही है और ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसको मैं इसका नाम, इसको फिर एक स्टार डाल देती हूँ. ये एक्सप्रेशन जो है ये क्या है, एक्स ऑफ के और वाई ऑफ एन माइनस के. ठीक है. तो ये बेसिकली कॉन्वोल्यूशन का एक्सप्रेशन है. दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर कॉन्वोल्यूशन. ये कॉन्वोल्यूशन का एक्सप्रेशन है और यहाँ पर आप अगर इस एक्सप्रेशन को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये पीरियोडिक सिग्नल जो आपके पास आया ये ऐसे ही था कि जैसे आपने एक सिग्नल को एक पल्स ट्रेन के साथ कन्वॉल्व कर दिया, n माइनस एम को n से रिप्लेस किया और हमने कहा कि ये कॉन्वोल्यूशन है, x ऑफ n इज कन्वॉल्व्ड विद द पल्स ट्रेन. यानी आपके पास ये पल्स ट्रेन है जो कि स्पेस्ड है n पे. ठीक है. ये पल्स ट्रेन है, इसको अगर मैं कन्वॉल्व करूं किसी भी सीक्वेंस के साथ, लेट्स से एक फाइनाइट ड्यूरेशन के सीक्वेंस के साथ, ये मेरे पास सीक्वेंस है. ठीक है. अगर इन दोनों सिग्नल्स को मैं आपस में कन्वॉल्व करूं तो क्या होगा, जब कभी आप एक इम्पल्स के साथ इसको कन्वॉल्व करेंगे, यानी इस जीरो पे एग्जिस्ट करने वाली इम्पल्स के साथ आप कन्वॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये सीक्वेंस वैसे का वैसा आपके पास आ जाएगा. फिर जब आप इस एन वाली इम्पल्स के साथ, क्योंकि कॉन्वोल्यूशन लीनियर ऑपरेशन है ना, तो पल्स ट्रेन के साथ कन्वॉल्व करना ऐसे है जैसे हम ये देख लें कि वन बाय वन के साथ, हर पल्स के साथ अगर आप इसको कन्वॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जब इस एन पे मौजूद इम्पल्स के साथ आप इसको कन्वॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये इम्पल्स इस सीक्वेंस को उठाकर ऐसी जगह ले जाएगी जहां इसका जीरो इज प्लेस्ड ऑन एन. यानी you will have a repetition of this sequence at n. फिर 2n के साथ करेंगे तो 2n पे किसी तरह का सैंपल बनेगा, माइनस n पे करेंगे तो ये माइनस n पे आपके पास इसी तरह का सैंपल बनेगा और ये कॉन्वोल्यूशन का नतीजा x ऑफ n कन्वॉल्व विद p tilde ऑफ n पीरियोडिक पल्स ट्रेन के साथ. दिस इज व्हाट यू गेट. ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ है जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है. ठीक है. समझ आ गया अभी तक? अगर कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लीजिए. चले, अच्छी बात है, सब समझ आ रहा है. तो ये जनाब, ये उसने सैम्पलिंग, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म की सैम्पलिंग है उसको जरा बेहतर तरीके के साथ उसने समझाने की कोशिश की है. उसने कहा है कि ये आपके पास एक सीक्वेंस है और सीक्वेंस की लेंथ है आपके पास 9. ठीक है. अब अगर आप इसको जो पीरियोडिक सीक्वेंस बनाते हैं उसमें आपने जो पल्स ली है उसकी लेंथ आप 12 लें, यानी जो एम पी ऑफ पी टिल्डा ऑफ एन ले रहे हैं, जो ये पीछे हम देख लें, ये देखिए ये आपके पास पी टिल्डा ऑफ एन है. मैं जरा इस पेज को क्लीन कर लूं. ठीक है जी. ये जो आप पल्स ले रहे हैं पी टिल्डा ऑफ एन, that is equal to r is equal to minus infinity to infinity delta of
एन माइनस आर एन। ठीक है जी। तो आपके पास n जो है उसकी डिफरेंट वैल्यूज के लिए वो आपको बता रहा है, वो कह रहा है कि अगर आप पीरियोडिक सिग्नल बनाते हैं, और ये पीरियोडिक सिग्नल बनाना अब आपके अपने हाथ में है ना, पल्स में n की वैल्यू, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि कैपिटल N जो है उसकी वैल्यू आप खुद से चूज करते हैं कि वो क्या होगी। तो अब यहाँ पर आप देखें कि आपके पास बेसिकली इस सिग्नल की लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 9। अब आपकी पल्स जो है वो n-r12, यानी आपने n इज इक्वल टू 12 लिया। तो जब आप 12 लेंगे तो आपका जो पीरियोडिक सिग्नल बनेगा उसमें 9, 10, 11, 12 बाकी तीन जो सीक्वेंस पॉइंट्स होंगे वो आपके पास क्या हो जाएंगे, वो उनमें जीरोज आ जाएंगे, जीरो पैड हो जाएंगे जब आप इसको इस तरीके से कॉन्वोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप n जो है वो स्मॉल लेते हैं और आप n यू टेक n इज इक्वल टू 7, आपने n जो है वो 7 लिया, तो क्या हुआ, आपके पास n इज इक्वल टू 7 लेने की वजह से सीक्वेंसेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना शुरू हो गए। ठीक है। लेट्स से कि ये हमारे पास, यहाँ से हम इसमें थोड़ी सी इतनी आसानी के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से अगर हम ले लें, तो यहाँ आप ये देखिए कि आपके पास ये चार सीक्वेंस है और आपने जो है वो इसकी वैल्यू उठा के 7 ले ली। तो जब आप 7 लेंगे तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 ये सीक्वेंसेस तो बनेंगे, इसको कहते हैं नॉन ओवरलैपिंग, लेकिन यहाँ पर ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जब ओवरलैपिंग होगी तो बजाय इसके कि आपका सीक्वेंस जो है वो उसकी ओरिजिनल शेप बरकरार रहे, आपके पास ये यहाँ पर ये चार सीक्वेंसेस जो हैं ये ओवरलैपिंग की वजह से डिस्टर्ब हो जाएंगे और ये आपको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हुए दिखाई देंगे। सीक्वेंस की शेप जो है, जो ओरिजिनल शेप थी सीक्वेंस की, वो आप लूज कर जाएंगे। तो बताने का मकसद ये है कि जब आप एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल से एक पीरियोडिक सिग्नल बनाते हैं, तो जो पल्स ट्रेन जिसके साथ के आप उसको कन्वॉल्व करके उसको पीरियोडिक बना रहे हैं, उस पल्स ट्रेन के दो पल्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी उसका जो पीरियड है, जो कैपिटल N है, वो सीक्वेंस की लेंथ से ज्यादा रखिए। अगर आप सीक्वेंस की लेंथ से ज्यादा रखेंगे तो आपके पास बेहतर रेप्लिकेशन आएगी। जितना ज्यादा रख लेंगे उतना बेहतर है, लेकिन एक आपको लिमिट देखनी पड़ेगी कि आप कहाँ तक काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीक्वेंस की लेंथ से छोटा रखेंगे तो फिर जब आप उससे पीरियोडिक सीक्वेंस बनाएंगे तो उसमें सैंपल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लगेंगे और ओवरलैप करने की वजह से उसकी शेप खराब हो जाएगी। अच्छा, अब सैम्पलिंग ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म। Samples of the discrete time Fourier transform of an aperiodic signal can be thought of as discrete Fourier series coefficients of a periodic sequence, obtained through summing periodic replicas of original sequence. ठीक है जी। अब वो कहता है कि आपने जो सैम्पलिंग की है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की, आप ये समझ लेंगे वो ऐसे ही है जैसे कि डिस्क्रीट फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स जो हैं वो आपने देखे, और वो डिस्क्रीट फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स जो हैं वो एक पीरियोडिक सीक्वेंस के थे, और वो पीरियोडिक सीक्वेंस जो है वो आपने कैसे हासिल किया, वो इस तरह हासिल किया कि ओरिजिनल सीक्वेंस को बार 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 रिपीट करके आपने पीरियोडिक सीक्वेंस बना लिया। फिर if your original sequence is of finite length and we take sufficient number of samples of its DTFT, the original sequence can be recovered। वो भी हम पीछे जाके देख चुके हैं कि भी अगर ओरिजिनल सीक्वेंस को जो है वो x tilde of n से तुम बनाते हो और उसमें जो है उसके सैंपल्स इतने लेते हो, n की वैल्यू इतनी लेते हो कि ओरिजिनल सीक्वेंस वॉर्प ना हो, तो तुम ओरिजिनल सीक्वेंस को वापस भी हासिल कर सकते हो। x of n can be recovered from the discrete time Fourier transform। ठीक है, क्योंकि x tilde of n can be recovered, और x tilde of n discrete time Fourier transform से हम x tilde of n रिकवर कर सकते हैं, और x tilde of n को जो है वो अगर हम सिर्फ 0 से लेके n तक उसको उसकी वैल्यू जो है उसको विंडो आउट करके निकाल लें तो दैट विल बी x of n, तो वो रिकवर भी किया जा सकता है। तो ये दो शर्तें फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए हमारे पास होती हैं कि आप फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकें, और भी फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है जब फाइंड कर लें आप फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो उससे वापस आप ओरिजिनल सीक्वेंस को रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। तो यहाँ दोनों चीजें जो हैं वो पॉसिबल है।
It is not necessary to know the DTFT at all frequencies to recover the discrete time sequence and time domain. Discrete Fourier transform representing a finite length sequence by samples of DTFT. ठीक है जी, आपके पास जो है वो ये जरूरी नहीं होता कि आपके पास डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो कंटिन्यूअस पूरे का पूरा आपको मौजूद हो आपके पास, तो तभी आप ओरिजिनल सीक्वेंस रिकवर कर सकते हैं। जो अभी हमने बात की है वो यही प्रूव करती है कि आपके पास अगर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो आपने फाइंड कर लिया और ओरिजिनल सीक्वेंस जो है उसमें आप क्या उसको कहते हैं, आपको सारा डीटीएफटी नहीं पता बल्कि आपको वो सैंपल्स पता है, और वो सैंपल्स इतने हैं कि आपके पास ओरिजिनल सीक्वेंस की लेंथ से ज्यादा है। यानी ओरिजिनल सीक्वेंस की लेंथ आपके पास कैपिटल एन है और आपके पास सैंपल्स जो है वो कैपिटल एन से ज्यादा है, तो आप ओरिजिनल सीक्वेंस पूरे का पूरा वहां से रिकवर कर सकते हैं विदाउट द कंप्लीट नॉलेज। यानी कंटिन्यूअस फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किए बगैर भी आप ये चीज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास इसका मतलब है कि जो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है, दो चीजें होती हैं, एक होता है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, एक होता है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का मतलब है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल्स व्हिच आर डिस्क्रीट इन टाइम x ऑफ n, और डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म विच इज डिस्क्रीट इन इट्स ओन नेचर, कि आपके पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो कंटिन्यूअस नहीं है। प्लीज ये बात समझ लीजिए कि अगर मैं डायरेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करती हूँ डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो सिग्नल बेशक मेरे पास डिस्क्रीट होता है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कंटिन्यूअस होता है, लेकिन डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म में मैं उस कंटिन्यूअस फोरियर ट्रांसफॉर्म के सैंपल्स ले रही हूँ और वो सैंपल्स लेके मैं ये काम कर रही हूँ। ठीक है जी, तो the discrete Fourier transform. Consider a finite length sequence of length n which is zero outside of 0 to n minus 1. यानी x of n की लेंथ जो है वो n है, 0 से लेके n तक इसकी लेंथ है। और अगर आपके पास हम उसके साथ एक पीरियोडिक सिग्नल को एसोसिएट करें जो कि उस सीक्वेंस को बार बार रिपीट करके x of n minus rn का मतलब ये होता है कि जब आपके पास x of n की बार n कैपिटल n की शिफ्टें आप x of n को दें। देखिए यहाँ वो ये कह रहा है कि x of n is 0 outside of 0 to n minus 1, ऑलराइट। और यहाँ वो ये कह रहा है कि मैंने पीरियोडिक सिग्नल बनाया इस ऊपर वाले x of n की मदद से, इसको बार बार n नंबर ऑफ सैंपल्स के बाद रिपीट करके, यानी ये सिग्नल है ही n लेंथ का, और उस n लेंथ के बाद अगर मैं इसको दोबारा रिपीट करना शुरू हो जाऊं तो मेरे पास x tilde of n आ जाएगा। ठीक है, the discrete Fourier series coefficients of the periodic signal are samples of the discrete time Fourier transform of x of n। तो आपके पास जो x tilde of n के Fourier series coefficients आएंगे वो मेरे पास जो x of n का Fourier transform है उसके samples हैं। Since x of n is a finite x of length n, there is no overlap between terms of x of n minus rn, and we can write the periodic sequence as x tilde of n is x n mod n, where ये जो है मॉड मॉड्यूलो या मॉड की सिंपल बात ये है कि भाई वो ये उसकी टोटल कायनात है जिसमें कि आप इसको बार बार रिपीट कर लेंगे, इसका मॉड जो है वो n है। ठीक है, यानी x tilde of n जो है, इन सिंपलर वर्ड्स, x tilde of n x of n को बार बार ओवर अ नंबर ऑफ सैंपल्स कैपिटल n रेप्लिकेट कर करके बनाया गया है। उस सीक्वेंस को बार बार रेप्लिकेट करके बनाओगे तो आपके पास x tilde of n मान जाएगा। तो दोबारा से मैं बात कहूंगी, दोबारा नहीं बल्कि तीसरी चौथी दफा, कि इसमें सारी कहानी जो है ना आपकी चॉइस ऑफ कैपिटल n की है। आप कैपिटल n क्या चूज करते हैं, ये पीछे जो हमने सीक्वेंसेस की पिक्चर देखी थी उसको देख के आपको समझ आ गया होगा कि आपकी जो चॉइस ऑफ n है वो डिसाइड करेगी कि आपने सीक्वेंस को वॉप तो नहीं कर दिया, उसको खराब तो नहीं कर दिया, उसको बिगाड़ तो नहीं दिया। क्योंकि अगर आपने कैपिटल n जैसे यहाँ 12 लिया तो सीक्वेंस बहुत अच्छा उसी तरीके से रेप्लिकेट हो गया, बीच में कुछ जीरोज आ गए, बल्कि और भी बेहतर तरीके से हमें जो सीक्वेंस के डिस्टिंक्टिव सैंपल्स थे वो नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम n की वैल्यू जो है वो 7 लेंगे तो फिर हमारे पास सीक्वेंस खराब हो गया। तो आपके पास जो रेप्लिकेट करने के लिए मॉड्यूलो का मॉड है n है, वो कम से कम सीक्वेंस की लेंथ के बराबर होना चाहिए, या उससे ज्यादा हो या उसके बराबर हो। To maintain duality between time and frequency, we choose one period of x tilde of k as the Fourier transform of x of n। जी ठीक है, x tilde of k आपके पास x of tilde of n यानी जो पीरियोडिक सीक्वेंस आपने बनाया उसके फोरियर कोएफिशिएंट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि फोरियर कोएफिशिएंट्स आपको पता है डिस्क्रीट डोमेन में
पीरियोडिक होते हैं विद द पीरियड ऑफ n, तो वो कहते हैं एक पीरियड में अगर आप फूरियर कोफिशिएंट्स जो हैं वो ले लें तो वो आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म है. सो दैट्स हाउ यू फाइंड द डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, दैट यू कंसिडर योर aperiodic signal to be a periodic signal, and then you find the Fourier series coefficients of that periodic signal, and then you take the Fourier series coefficients over one period only, and you say कि ये मेरे पास जो है ये इसका discrete Fourier transform आ गया. ठीक है जी, ये उसके सारे के सारे हमारे पास इक्वेशंस हैं. इन इक्वेशंस पे हम एक दफा लेट्स गो थ्रू देम वंस अगेन. ये देखिए, ये आपके पास ये जो पहली इक्वेशन है ये क्या है, ये एक पीरियोडिक सिग्नल की फोरियर सीरीज है, एनालिसिस की इक्वेशन है. और ये सेकंड इक्वेशन जो है ये इसकी सिंथेसिस की इक्वेशन है. ठीक है सर. और जब आपके पास सिर्फ एक पीरियड के ऊपर आप बात करते हो तो आप कहते हो कि ये हमारे पास एक्स ऑफ के जो है उसमें मैं मेरे पास जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स आते हैं उन फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स का, यानी जो मेरे पास डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसमें मैं अगर मैं इस फोरियर सीरीज को जो ये थी, ये तो हमेशा हमेशा के लिए था ना, इसको अगर मैं सिर्फ इसके n सैंपल्स ले लूं और एक्स ऑफ एन जो है वो भी बिल्कुल ये एक्स टिल्डा ऑफ के जो मेरे पास आ रहा है इसके मैं सिर्फ एन सैंपल्स ले लूं तो मेरे पास फोरियर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा. तो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली इवेंचुअली हम बीच में से फोरियर सीरीज को निकालना चाहते थे और हम इस डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है इसकी पूरी की पूरी कहानी बनाना चाह रहे थे कि एक्स ऑफ एन से कैसे एक्स ऑफ के मालूम किया जाए, बजाय इसके कि हम एक्स ऑफ एन से एक्स टिल्डा ऑफ एन में जाएं और एक्स टिल्डा ऑफ एन से एक्स टिल्डा ऑफ के में जाएं और एक्स टिल्डा ऑफ के से एक्स के में आए. हम चाह रहे थे कि हम एक्स ऑफ एन से डायरेक्टली एक्स ऑफ के में चले जाएं. तो हमने पीछे जो कुछ पढ़ा है वो इसी की जस्टिफिकेशन थी. तो जनाब वाला हमारे पास अगर एक्स ऑफ एन मौजूद है तो आप उससे एक्स ऑफ के फाइंड कर सकते हैं थ्रू दिस इक्वेशन. ये आपके पास एनालिसिस की इक्वेशन है, नॉट ऑफ द फोरियर सीरीज ऑफ द डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म डीएफटी. और एक्स ऑफ एन जो है दैट इज इक्वल टू 1 ओवर एन, के इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, जो भी कुछ ये इक्वेशन है ये मेरे पास जो है ये सिंथेसिस की इक्वेशन है. कि आपके पास अगर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म मौजूद है तो आप उससे कैसे सिंथेसाइज करके एक्स ऑफ एन बना सकते हैं. सो दिस इज योर डीएफटी पेयर. ये ठीक है सर. एनी क्वेश्चंस? चलिए फिर मैं पूछ लेती हूँ. मैम एक क्वेश्चन है. जी फरमाइए. मैम मेरा काइंडली आप रिपीट. क्वेश्चन होगा. जी फरमाइए. मैम ये जो आपने DTFT का बताया था और DFT का बताया था, ये काइंडली फिर से रिपीट कर दें कि इनमें मुझे मेन बताओ डिफरेंस क्या. इसमें क्या समझ नहीं आया, मैं रिपीट कर देती हूँ. मैं नहीं सवाल पूछती हुई फिक्र हो जाओ, मुझे बताओ क्या समझ नहीं आया. मैम ये जो DTFT है और DFT का आपने जो क्रक्स बताया था कि इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है, वो काइंडली रिपीट कर दें. जी, DTFT is the discrete time Fourier transform. It is the Fourier transform of a signal that is discrete in time. ठीक है. इसका मतलब ये है कि सिग्नल x of n का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो DTFT है. देखो, हम x ऑफ n का फोरियर ट्रांसफॉर्म तो हमने इस कोर्स के शुरू में ही फाइंड किया था और वो कंटिन्यूअस था, पीरियोडिक था विद अ पीरियड ऑफ 2 पाई, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कंटिन्यूअस था. जबकि डीएफटी इज डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म. Discrete Fourier transform is discrete in frequency. It is the Fourier transform of a signal that is discrete in time and it is discrete in frequency too. That is DFT, जो ये आज के पूरे लेसन में हमने पढ़ा है. और डीएफटी हासिल कैसे होता है? डीएफटी हासिल होता है डीटीएफटी की सैम्पलिंग करके. ये जो अभी आपको मैं दिखा रही थी, ये डीटीएफटी की सैम्पलिंग करके. देखिए, जी ट्रांसफॉर्म में हमने क्या कहा था कि यूनिट
कंटिन्यूअस डोमेन यहाँ टैबू है, हम नहीं उसकी बात कर रहे। बिल्कुल ओके मैम। ठीक है, उसको बिल्कुल कंफ्यूज ना करना खुद को। हमारी जिस सिग्नल की हम बात करेंगे ना इस सब्जेक्ट में, दैट इज एक्स ऑफ एन, इट इज डिस्क्रीट इन इट्स टाइम नेचर, अपने टाइम की नेचर में। और वो टाइम भी नहीं है, एन है, इंडेक्स। इट्स जस्ट एन इंडेक्स which is there to keep a record of how the sequence is occurring। ठीक है, टाइम का तो वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं कि टाइम वर्सेस फ्रीक्वेंसी के साथ हम फेमिलियर होते हैं कि भाई एक डोमेन टाइम है और एक डोमेन फ्रीक्वेंसी है, वरना डीएसपी में टाइम की बात नहीं हो रही होती। एन इज नॉट टाइम, एन इज जस्ट अ सीक्वेंस इंडेक्स। जी राइट मैम। ठीक है, अब मैं सवाल पूछ लूं। चलिए, सबसे ज्यादा अफसोस इस बात पे होता है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु लीव माय क्लास। जब मैं कहती हूँ कि मैं एक सवाल पूछने लगी हूँ, वो क्लास से चले जाते हैं। अच्छा जी, चलिए मैं अटेंडेंस तो ले लूँ आप लोगों की। जी, ये लोग हैं जो कि क्लास में नहीं हैं। मुजम्मिल अशरफ, मोहम्मद उमैर, अहमद शम्स, मोहम्मद अबू बकर अजीज, हुजैफा आरिफ खान, अबशर हसन, आयशा सदीका, हमजा इकराम, उसामा इजाज बेग, मोहम्मद अवैस अशरफ, मुबशर अहमद खान, मोहम्मद नौमान शाहिद, मोहम्मद आतिफ नवाज, हारिस सलीम और इब्राहिम शफकत। ठीक है सर, these people were not present। बाकी there are people who are present in my class। कोई और सवाल है तो बताएं, नहीं तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फ्राइडे को आपके साथ मुलाकात होती है। अच्छा, एक बात आपको रिमाइंड करा दूं, फ्राइडे को क्विज है आपका, पांचवा और आखिरी। यस मैम। मैम इस बार एक्स्ट्रा क्विज नहीं होगा? आपकी मर्जी, अगला हफ्ता जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। आप लोग आपकी जो चॉइस है वो सीआर को बता दें, और वो मुझसे कन्वे कर ले। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीक एक एक्स्ट्रा क्विज ले लेती हूँ, नो बिग डील। डिसाइड करके बता दीजिएगा असफर को, उसको कहें मुझे बता दें। जी मैम। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।